बच्चों, कक्षा 10वीं का जो NAS एग्जाम हो रहा है उसका पार्ट 2 लेकर के मैं हाजिर हूँ। पार्ट 1 में पहले दे चुका हूँ। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस जो आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके सारे के आंसर आपको दे चुका हूँ। इसका पार्ट 2 है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो पार्ट 1 नहीं मिला होगा, तो आप देख लीजिए। पार्ट 2 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। ये 21वां प्रश्न है। समांतर श्रेणी में ए का मान कितना दे दिया था? -7.2, मतलब प्रथम पद कितना था? ऋण के 7.2। सर्वांतर डी का मान था 3.6 और AN मतलब श्रेणी का nवें पद का मान था 7.2। तो हमें क्या निकालना है? n का मान। तो प्रश्नानुसार हम समांतर श्रेणी के जो nवें पद का सूत्र है वो लगाएंगे। AN बराबर A + n-1D होता है। AN की वैल्यू रख दिए 7.2, A की वैल्यू रख दिए ऋण 7.2, n-1 और D की वैल्यू 3.6। 7.2 का ट्रांसफर करें तो वहाँ जाके ये जुड़ गया तो हो गया 14.4 और 3.6 n के साथ गुणा हुआ तो 3.6 और 3.6 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 3.6 का ट्रांसफर करें 14.4 में, जब 3.6 ऐड हुआ तो हो गया 18.0 और 3.6 n आ गए। अब हम 3.6 जो रहा उसका भी ट्रांसफर करेंगे तो वो उस साइड जाके अपॉन में हो जाएगा। 18.0 के बटे में आ गया 3.6। दशमलव हटाए ऊपर 10 हो गया। अब इसको काट देंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ये जो 2 बचा इससे 10 को काट दिए तो 2 पंचे 10, तो केवल बचा n बराबर कितना? यहाँ पे 5 आया। तो इसका आंसर होगा जो 21वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए सर्वांग सम क्या होते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब त्रिभुज ABC जो होगा वो PQR के पूरे बराबर होगा। मतलब भुजा A भुजा B के, मतलब कोण A कोण B P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। तो उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैंने समझा दिया। देखें आप, ABC तो A के बराबर क्या है? P, B के बराबर है Q और C के बराबर है R। तो इसमें 4 कथन दिए थे कि कौन सा कथन मैच करेगा, तो इसमें केवल बेटा चौथा नंबर जो कथन है वो मैच कर रहा है। देखें कैसे, कोण A जो है वो कोण P के बराबर हो रहा है। चित्र हमने अपने हिसाब से हाथ से बना दिया है, मतलब स्केल का यूज़ नहीं किया है, आपको समझाना बस है। आप लोग स्केल से बनाएंगे और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे डायग्राम बनाते समय। बच्चों इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, इसी से आपका वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन है इसी से आने हैं, सरकार ने ऐसा कह दिया है। तो आप लोग इनको हल्के में ना लें। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि A1 A2 A3 A21 तक वे समांतर श्रेणी में है जिनका उभयनिष्ठ अंतर D है, तो A1 A5 A9 और A13 को क्या होना चाहिए? इसमें भी 4 ऑप्शन थे, उत्तर आएगा इसका तीसरा। देखें कैसे, देखें श्रेणी A1 A2 A3 A21 का अंतर, तो A1 को A बोलते हैं और A2 को A+D बोलते हैं। अगर हम A2 में से A1 को घटा दें तो क्या होगा? A2 की वैल्यू रख दिए A+D और A1 की वैल्यू कितनी थी? A, तो वो तो हो गई। तो देखें A से A कट गया तो उत्तर आया यहाँ पे केवल और केवल D आ गया। देख रहे हैं आपके सामने है, स्पष्ट है। मतलब A2 - A1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पे D आ गई। इसी प्रकार हम चाहे A3 - A2 करते तो उसका उत्तर भी D ही आता। अब आगे जो अगला इक्वेशन दी थी उसको हल करनी है हमें। तो इक्वेशन क्या थी? A1 A5 A9 और A13 में सॉल्व करना था। तो देखो A1 का मान फिर से A आया। अब A5 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान होता है A + 4D। अब इसका भी हम अंतर निकालेंगे। तो A5 में से A1 को हमने घटा दिए, तो A5 का मान रखे। A5 का मान कितना था बच्चों? A + 4D और A1 का मान तो A रहा। तो देखिए ये वाले A से ये वाला A कैंसिल हो गया। A से A जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना? केवल 4D। तो A5 - A1 का मान आ गया 4D। आप दूसरे भी हल करोगे तो 4D आएगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों तीसरा। उभयनिष्ठ अंतर कितना हो जाएगा इसका? 4D। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां है। संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6 का मध्यिका ज्ञात करनी है। मध्यिका ज्ञात करते समय बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, अंकों को गिना करें। कितने क्वेश्चन में कितने अंक हैं? जैसे इसमें कितने हैं? 4, 15, 19, 21, 6, मतलब टोटल कितने? 5 अंक हैं, मतलब कि विषम संख्या। अगर विषम संख्या आ रही है तो मध्यिका का सूत्र अलग लगाते हैं, और अगर सम संख्या आ जाती है 2, 4, 6, 8 के रूप में तो उसका सूत्र अलग होता है। देखेंगे इस सवाल को। सबसे पहले तो हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में 4, 6, 15, 19, 21। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप के। अब
आंकड़ों की संख्या देखेंगे तो आंकड़ों की संख्या n बराबर कितनी है 5। देखें टोटल 5 अंक हैं जो कि क्या है विषम है। तो हम लगाएंगे अब मध्यिका का फॉर्मूला। मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका बराबर होगा यदि विषम संख्या है तो होता है n+1/2 वापद। अगर सम संख्या होती तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम का फॉर्मूला लगाए। n की वैल्यू रखती है हमने, n का मान था 5 तो हो गया 5-1/2। 5 और 1 हो गए बच्चों कितने, 6 हो गए, मतलब 6/2 वापद। 2 से 6 कट गया तो आया कितना 3 वापद। 3 वापद मतलब जो हमारी श्रेणी में तीसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे 15 था। मतलब श्रेणी का तीसरा पद कौन सा होगा 15। मतलब इस क्वेश्चन की जो मध्यिका है वो कितनी आ गई बच्चों 15 आ गई। ओके, देख सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है जो 25वां, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अशून्य परिमेय, अशून्य शब्द को आप भूल जाइए, मतलब जो शून्य ना हो। कहते हैं ना कि परिमेय संख्या को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता कि नहीं तो वो नहीं लिख सकते, तो अशून्य वही है। अब बात हो रही है केवल परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल की, तो इसका उत्तर क्या होगा तो देख लें हम। देखें परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या जैसे 2/1, 3/2, ये सारी परिमेय संख्या। तो यहाँ परिमेय संख्या हमने 2 मान ली, अपरिमेय संख्या करनी 2 मान ली। अगर इन दोनों का इंटू करें तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणित करनी 2 मतलब 2 करनी 2, और 2 करनी 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। मतलब इसका उत्तर क्या आएगा कि अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका उत्तर आ जाएगा 25वें का आंसर नंबर फर्स्ट, हमेशा अपरिमेय। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको भी समझ के पेपर को हल करना है। इन प्रश्नों को आपको नोट नहीं करना, इनको समझना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 26वां प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्याखंड का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना होगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। और देखें इस प्रश्न में एक खास बात, उत्तर पाई में आ रहा है 26वें का, मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। देखें हम सॉल्व करेंगे। ये एक डायग्राम बना लिए, ये आपका वृत्त है, O है केंद्र और AB क्या है, चाप की लंबाई। देखें हम तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई थी। तो अब हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणित पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 रख दी है, 360 तो 360 था। पाई का मान देखो, पाई को हमने रेड कलर से दिखाया, पाई को नहीं करना, आप मान नहीं रखना। r स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग। अब हमने पाई 4 का वर्ग को 2 बार लिख दिए, 45 गुणित 4 इंटू पाई, और नीचे जो 360 था उसको हमने 90 गुणित 4 लिख दिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब आप क्या करेंगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4। नीचे आया था 2 से ऊपर वाले 4 को भी काट दिए, तो 2 से जब 4 कटा तो 2 दूनी 4, मतलब कि ऊपर आ गया 2 और बचा पाई, तो उत्तर आ जाएगा केवल और केवल 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से इसका आंसर भी आ गया। दूसरा होगा इसका उत्तर 2 पाई। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 27, रैखिक समीकरण युग्म में इतने का क्या मान होगा। एक समीकरण युग्म दे दिया है, 3x धन 4y धन 15 बराबर 0। दूसरा है 9x धन 12y बराबर 75। तो पहले तो 75 को इस साइड लेके आओ आप दूसरे इक्वेशन में। देखें दिया है रैखिक समीकरण युग्म कितना, 3x धन 4y धन 15 बराबर 0। अब देखिए जो संख्या x के साथ होती है वो a1 कहलाती, y के साथ b1 c और बाकी जो बचती है वो c1। तो देखें a1 का मान होगा 3, b1 का मान 4 और c1 का मान 15। दूसरे समीकरण में क्या होगा, हमने बताया 75 का हमने ट्रांसफर करके इस साइड ले आए, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू हो गई 12 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -75। ओके, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के मान आ गए। अब हमें करना कुछ नहीं है, इनको एक दूसरे के बटे में रखते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरीके से रखते हैं हम। तो जब हमने रखे तो क्या आया, देखें आप, a1/a2 मतलब 3/9, b1/b2 मतलब 4/12 और c1/c2 मतलब 15/75। अब इसको काटने का प्रयास करें तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3, 15 एकम 15, 15/75 मतलब 1/5 आया। तो देखो पहला और दूसरा मैच कर रहा और तीसरा मैच नहीं कर रहा। तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो, स्पष्ट है a1/a2 बराबर है b1/b2 पर वो बराबर नहीं है c1/c2, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगर शुरू के 2 मैच कर जाए, तीसरा मैच ना करे तो इसमें क्या होता, कोई हल नहीं होता। तो इसका उत्तर आ गया समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कौन सा आंसर, पहला वाला। अब बात होती है 28वें क्वेश्चन की। किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है, वह समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण को जब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ मूल दे दिए हैं। देखिए मूलों का योगफल या गुणनफल नहीं दिया, केवल और केवल बच्चों मूल दिया है। तो इनको मान लिया हमने अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर हमने 1 मान लिए और बीटा बराबर
3 मान लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हैं आप इसको। 28वां क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दिया है द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वर्ग समीकरण होगा। तो ये वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर लिखते अल्फा प्लस बीटा, फिर बाहर लिख देते एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हैं लिखे, माइनस ज्यों कहते हैं लगाए, अल्फा प्लस बीटा के मान रख दिए तो 1 धन 3 एक्स रहा ज्यों कहते हैं लिख दिए, और बाजू में अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 3 कर दिए। अब होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 होगा कितने 4, तो होगा 4x धन 3 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन बना वर्ग समीकरण बन गया क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ये होगा उत्तर हमारा दूसरा नंबर, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8 3 ऋण 2 डैश 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 का nवा पद क्या होगा। समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें प्रथम पद 8 दे दिया है और फिर दूसरा पद 3 है। देखें, तो हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, फिर nवें पद का मान। तो देखें कैसे करेंगे। दी गई श्रेणी है 8 3 ऋण 2, जहाँ प्रथम पद a बराबर 8 है। सर्वांतर निकालते, सर्वांतर कैसे करते, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते, तो 3 में से 8 को घटा दिए, 3 में से 8 जब गए बच्चों तो बचे माइनस के 5। अतः श्रेणी का nवा पद, तो इसका फॉर्मूला लगा श्रेणी के nवें पद का, तो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। अब nवें पद को an से दर्शाते हैं। अब देखिए a की वैल्यू हमने 8 रख दी है, n माइनस 1 तो n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 तो ज्यों कहते हैं रहा, माइनस 5 जब n के साथ इंटू हुआ तो माइनस के 5n हो गए, और माइनस इनका इंटू हुआ तो ये हो गए प्लस के 5। ओके, अब 8 और 5 को जोड़ दो तो 8 और 5 हो गए बच्चों 13 और माइनस के 5n, तो ज्यों कहते हो मतलब an का मान कितना आ गया 13 माइनस 5n, मतलब जो श्रेणी थी उसका जो an व पद का मान होगा कितना होगा 13 माइनस 5n। तो तीसरा उत्तर हो गया हमारा 29वें का, तीसरा उत्तर 13 माइनस 5n। अब बात होती 30वें प्रश्न की, यदि संख्याएं 2 7 k धन 4 एक समांतर श्रेणी में है तो k का मान कितना होगा। देखें, संख्या दे दी थी, प्रथम पद था 2, दूसरा पद था 7, एक पद दे दिए थे k प्लस 4, तो हमें इसमें k का मान निकालना, तो हम निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखें, सर्वप्रथम हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। देख लें, दिया है 2 7 k धन 4 एक समांतर श्रेणी है। ओके, अतः प्रथम पद बराबर a बराबर 2, वो तो मान लिए। फिर सर्वांतर d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर एक बार 7 में से 2 घटा दो तो 5 आ गया। फिर एक बार k प्लस 4 में से भी 7 को घटाएंगे, तो k प्लस 4 में से जब 7 को घटाए तो k तो ज्यों कहते हो रहा 4 में से 7 घट गए, तो आ गया उत्तर k माइनस 3। अब देखिए सर्वांतर दोनों के अलग अलग मिल रहे, तो हम क्या करेंगे, k माइनस 3 को 5 के बराबर रख देंगे, रख दिए। फिर हमने 3 का ट्रांसफर करे तो 3 इस साइड आके जुड़ गया, तो k बराबर आ गया 8। तो ये हो गया उत्तर k बराबर 8। अगर सर्वांतर अलग अलग मिलते तो दोनों को इक्वल रख करके सॉल्व करना पड़ता है बच्चों। ओके, अब बात होती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, उनका मान कितना है 51, उसके प्रथम तथा तीसरे पदों का गुणनफल 240 है, मतलब फर्स्ट और थर्ड का इंटू कितना है 240। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी का सर्वांतर है, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखेंगे बहुत अच्छे से। माना समांतर श्रेणी है a प्लस डी a प्लस 2d, प्रश्नानुसार क्या होगा, 3 पद ले लिए, a प्लस डी a प्लस 2d बराबर कितना था 51, 3 पदों का योग। अब देखिए a 3 बार तो 3a और d और 2d तो होगा 3d, 3 कॉमन निकाल लिए, ट्रांसफर कर दिए सेट, तो 51 से कट गए 17, तो a प्लस डी की वैल्यू आ गई 17। अब हम यहाँ से प्रथम पद निकाल लेंगे a का मान, तो a बराबर आ गया 17 माइनस डी, जैसा कि आपके सामने कोष्टक में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम और दूसरे पद का गुणनफल कितना था 240, मतलब a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 240। अब इसको कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा 240। अब हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी थी 17 माइनस डी, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ 17 माइनस डी रखे और इसको सॉल्व कर दिए। जब बच्चों इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो d बराबर मतलब d स्क्वायर आ जाएगा लास्ट में 289 माइनस 240। देखें पूरा आपके सामने है, सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा। तो डी स्क्वायर बराबर 49, तो डी की वैल्यू आ गई करनी 49, मतलब कि 7, लास्ट में आ गया उत्तर 7 आ गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 32, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लिया कीजिए। देखें, शांत जल में नाव की चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी मतलब उसी के धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी थी, 15/2, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, तो दूरी बटे समय लगाए तो 15/2 रखे तो आ गया बच्चों 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब धारा में नाव की चाल, अगर नाव जो है धारा की दिशा में बहे तो उसमें चाल कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, जो आपका उत्तर आया 7.5, 7.5, उसमें से पहली वाली जो चाल थी उसको घटा दो, तो 7.4 में से 7.5 में से 5 को घटा दिए, तो बच्चों आ गया 2.5। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 32वें का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 33वां देख लें, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब nवां पद की वैल्यू दे दी कितनी, 3n+1, तो उसका 30वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी के देखें आप बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, इस टेस्ट के ठीक बाद एक टेस्ट फिर होने वाला है आपका अगले हफ्ते, तो तैयार रहिएगा। मेरे चैनल पर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समांतर श्रेणी का देखें nवां पद कितना है, 3n+1, अब इसका 30वां पद निकालना, तो कुछ नहीं करना, जहाँ n था वहाँ 30 रख दो, तो ये हो जाएगा कितना, 830 बराबर 3 × 30 धन 1, तो 30 दिया हो जाएगा 90, 90 धन 1 मतलब कि 91। ओके बच्चों, ये हो गए इस इतने क्वेश्चन के आंसर। अभी देखें बच्चों, मैंने बोला कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा पूरे सॉल्यूशंस, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी जरूर दे दें। क्वेश्चन नंबर 34वां, बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। बहुपद दिया है हमारे सामने 1, इसके शून्यकों का गुणनफल, तो अभी हमने बताए थे आपको बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। मान लो अल्फा प्लस बीटा है, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखें आप क्वेश्चन को, 34वां क्वेश्चन है, देखें इसका आंसर। बहुपद इतने के व्यापक बहुपद क्या होता है, ax² + bx से तुलना करने पर हमने कर दिए, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 आएगा और c की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो -6, अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू हमने 1 रख दी और a की वैल्यू 2 रख दी, तो उत्तर आ गया 1/2। देखें यहाँ b की जगह पे धोखे से वो -b लिख गया, वहाँ 6 होगा। ओके, आप में सुधार लीजिएगा। 35 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतने के होते हैं, क्या होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 बराबर मूल, कोई मूल नहीं है, 2 से अधिक मूल। तो बहुत सिंपल है, इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखें 34वें सवाल में आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, गलत है थोड़ा सा पॉइंट। 35वां सवाल है ये, दिया गया द्विघात समीकरण इतने की तुलना कर दिया, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई, a बराबर 2, b बराबर ऋण करनी 5 और c बराबर 1। अब विविक्ति कर फाइंड करेंगे, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू रख दिए, b² मतलब करनी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो 4, a तो a और c की वैल्यू रख दिए। इसको सॉल्व करें, देखें करनी 5 जो रहा वो ऋण का था, मगर कोष्टक के अंदर जाके जब वो स्क्वायर लगेगा तो वो धन का हो गया, और करनी से स्क्वायर कट गया तो केवल बचा 5, और यहाँ बाजू में क्या था, 4 दूनी 8, मतलब केवल 8 बचा, तो 5 में से 8 गए तो आ गया 3। तो विविक्तिकर्ज का जो मान है वो d बराबर आ गया -3, और -3 जो होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब 0 क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें स्पष्ट है कि जो d की वैल्यू है, d क्या है, जो हमारा उत्तर आया -3, वो जो है वो छोटा है किससे, 0 से, तो d छोटा है 0 से, अतः कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बच्चों, ये आप ध्यान से समझ लें। देखें ये जो रेखा है जो x को जहाँ जहाँ काट रही है, जितने पॉइंट पे काटती वही शून्य कहलाते। देखो कहाँ कहाँ काट रही, 1 2 3 और 4, कितने बिंदुओं पर काट रही है, केवल 4 बिंदुओं पर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कितना हो जाएगा, 4। ओके, चौथे का उत्तर मतलब चौथा वाला ऑप्शन 4। कैसे निकाले, मैंने फिर से बता दूं कि जो ये रेखा में जो वक्र बनता है, जो भी कर्व बनता है, जो x को जिन पॉइंट्स पे काटता है, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर देता है, वही उसके पूरे शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला और चौथा ये मिला। याद रखिएगा केवल x, अगर y को काट रहा है तो y काउंट नहीं करने, ठीक है, तो y को काउंट नहीं करना है, जो जो x पे कटे बस। तो यहाँ कितने 4 पॉइंट हैं, तो उत्तर आ जाएगा इसका शून्यक 4 आ गए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यदि दो त्रिभुजों ABC और
और पी क्यू आर में ए बी बटे है क्यू आर के, बी सी बटे है पी आर के, सी ए बटे है पी क्यू के। तो हमें ये जो 4 कंडीशन दिख रही हैं इनमें इनको प्रूफ करना है कि कौन सी क्या होगी। देखो बच्चों यहीं पे प्रश्न में ही उत्तर है। ए के नीचे क्या लिखा है क्यू, बी के नीचे क्या लिखा है आर। तो आपको एक चित्र ऐसा बनाना है जहाँ ए होगा वहाँ पे आप क्यू दिखा दो। देखें ए के नीचे क्यू लिखा तो ए जहाँ था वहाँ क्यू बता दो, बी जहाँ था वहाँ आर बता दो। वैसे बाजू में देखा बी सी, तो बी की जगह पे क्यू तो दिखा दिए, तो सी की जगह पे पी दिखा दो। तो ये देखो अलग ही स्पष्ट दिख रहा है। अब आप देखो कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो चौथा वाला देखें त्रिभुज पी क्यू आर। देखो जहाँ पी क्यू आर वैसे उसकी मैचिंग किससे हो रही है, पी के सामने सी है, क्यू के सामने ए है, आर के सामने बी है, तो पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के। तो चौथा ऑप्शन हो गया आपका। अब प्रश्न क्रमांक 38वां, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में कितने का अनुपात होगा। तो एक थ्योरम होता है किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितने के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो कुछ नहीं करना, 9/4 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये उत्तर आ जाएगा। 9/4 को जब सॉल्व करें तो 81/16 मतलब उत्तर आ जाएगा 38 वाले का थर्ड ऑप्शन, मतलब 81/16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 और इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, ये निकालना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ इसको सॉल्व करना है। तो देख लें आप कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे आप ये डायग्राम बना देंगे। अब ये डायग्राम देखें पी क्यू आर बना है और यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं कोण क्यू पे और कोण आर पे, और बीच का जो कोण है केंद्र के साथ वो 140 का बन रहा है। तो देखें दोनों स्पर्श बिंदु पर बने कोण कितने हैं, कोण क्यू कोण आर बराबर 90 अंश और कोण ओ का मान कितना 140। अब आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम लिखेंगे उस चित्र में चतुर्भुज पी क्यू ओ आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चारों कोण लिखे 360 लिख दिए और इनके मान रख दिए। तो कोण पी का तो मान पता नहीं था, कोण क्यू का पता था, कोण ओ का पता था, कोण आर का मान मालूम था। उन तीनों को रखे, टोटल करें तो आ गया बच्चों 280। तो 280 का हमने ट्रांसफ़र करें तो 280 का जब ट्रांसफ़र करें तो 360 में से 280 गए तो आ गया बच्चों 40 अंश। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, कोण P बराबर 40 अंश। ओके, इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना, पूरा सॉल्व करना। बच्चों प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो बच्चों ये तो गलत बात है। इतनी मेहनत से मैंने सॉल्व करा है, एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ज़रूर हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है हमेशा। हम कम वीडियो देते हैं मगर अच्छे वीडियो देते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 देख लें। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के बराबर है, पर गलती से 50 पढ़ लिया गया। ओके, 150 को 50 पढ़ लिया गया तो इसका माध्य काउंट करना है। तो माध्य कैसे काउंट करेंगे, देखें आप क्वेश्चन नंबर 40। प्रेक्षणों का योग कितना था, 100 × 50 मतलब कि 5000। अब सही प्रेक्षणों का योग कितना था, 5000 × 100 मतलब 5100। अतः माध्य निकलेगा प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो 5100 में से आपको क्या है 100 का डिवाइड कर देना है। ओके, तो जी आ जाएगा बच्चों इसका उत्तर 51। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा 51। पूरा का पूरा जैसा है नोट कर लें आप। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन फिर से हो गए। अब लास्ट 20 क्वेश्चन है वो हम आपको कल उपलब्ध करा देंगे। आपको क्या करना है, इनको अच्छे से नोट कर लें, एक अपनी कॉपी बना लें, उसमें नोट कर लें। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको सीखने हैं। सर्वे एग्जाम है, इसी से पूरा पेपर बनना है आपका वार्षिक परीक्षा का। इन क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से सीख लें, समझ लें, क्योंकि यही आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप इस भ्रम में हैं कि इस साल जनरल प्रमोशन होगा, तो गवर्नमेंट कहीं से मूड बनाए नहीं बैठी है कि जनरल प्रमोशन करेगी, क्योंकि स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं बची है जनरल प्रमोशन के कारण। इसलिए सरकार इस साल फेल करेगी स्टूडेंट को। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहें, भरोसे में ना रहें आपकी जनरल प्रमोशन होगा। किसी का जनरल प्रमोशन नहीं होने वाला इस साल। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दीपन सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।